दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि दोस्तों मेरा जो मोबाइल था उसमें कुछ ख़राबी आ गई थी। इस वजह से मैं जो है वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो अब मेरा मोबाइल जो है ठीक हो चुका है, इसलिए मैं जो है अब लगातार वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक वाइज हम समझने वाले हैं सारी चीज़ें। तो पहला टॉपिक है हमारे पास अधिकारों का घोषणा पत्र। अब ये अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कुछ अधिकार होते हैं जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, उन अधिकारों को जो है ना संविधान में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उन अधिकारों को संविधान में लिखा हुआ लिख लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकार। ठीक है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो होते हैं, यानी मतलब क्या है संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का, कि जो अधिकार संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, तो संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार होते हैं, ठीक है, उन्हीं की सूची को हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी हम कह सकते हैं जो मौलिक अधिकारों की सूची होती है उसी को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये उठता है कि जो नागरिक होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उन नागरिकों के अधिकारों को संविधान कैसे सुरक्षित रखता है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार पर डाली जाती है। ठीक है, यानी जो सरकार होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उनका हनन हो रहा है तो सरकार को चाहिए कि उसके प्रति वो जो है सजग रहे, सतर्क रहे, जिम्मेदारी के साथ उसके अधिकार की जो है सुरक्षा करे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि खुद सरकार के अंग ही, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो हमें जो है नागरिक को भी सतर्क रहना चाहिए, सरकार को भी सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें इतना ही दे रखा है यहाँ पे अधिकारों के घोषणा पत्र में। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो आइए समझते हैं। देखिए, जो हमारे भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इतनी बात तो आपको पता ही होगी पहले से। ठीक है, अब ये जो मौलिक अधिकार है ना, इनकी जो मांग थी ना वो बहुत पहले से हुई। यानी मौलिक अधिकारों की मांग जब हमारा संविधान बना ना, उससे पहले से ही जो है मौलिक अधिकारों की मांग हुआ करती थी कि जो है मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। जैसे जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, उस दौरान एक मोतीलाल नेहरू समिति थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने क्या करा, 1928 में जो है ऐसे ही अधिकारों के घोषणा पत्र की एक मांग की, यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची की एक मांग की जो संविधान द्वारा दिए जाए। ठीक है, लेकिन उस दौरान तो आप जानती है अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। अंग्रेज़ जो है निरंकुश शासक थे, तो उन्होंने जो है हमें क्या करा, नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया हमें अधिकारों का घोषणा पत्र। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त फिर सभी को पता था, सभी को मालूम था कि हाँ, लोगों को मौलिक अधिकार देने चाहिए, लोगों को अधिकारों का घोषणा पत्र देना चाहिए। इसलिए जो है हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जोड़े गए। ठीक है, अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकारों में क्या अंतर होता है। ठीक है, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सामान्य अधिकार होते हैं हमारे, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मौलिक अधिकार होते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनकी गारंटी जो है ना, जिनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? संविधान खुद देता है। लेकिन जो सामान्य अधिकार होते हैं, सामान्य अधिकार जो होते हैं हमारे, उनकी गारंटी कौन देता है? सामान्य अधिकारों की गारंटी जो है, जो सामान्य कानून होते हैं उन्हीं के द्वारा उसकी गारंटी दी जाती है। ठीक है, सामान्य जो कानून होते हैं उन्हीं के द्वारा, यानी जो सामान्य कानून होते हैं वही जो है उसकी रक्षा करते हैं, सामान्य अधिकारों की। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, अगर उनका हनन हो जाए तो उसकी गारंटी कौन ले रहा है? उसकी गारंटी संविधान लेता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? जो हमारे मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार में अगर चेंज करना है तो बिना संविधान में संशोधन किए मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा संसद को। लेकिन जो सामान्य अधिकार है, तो उसमें अगर हम संसद ने सामान्य कानून भी बना दिया ना, तो सामान्य कानून से जो है सामान्य अधिकारों में चेंज किया जा सकता है, यानी वो थोड़ा आसान है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि जो मौलिक अधिकार है उनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और जो सामान्य अधिकार होते हैं उनकी थोड़ी वैल्यू कम है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं,
जैसे समानता का है, स्वतंत्रता का है, ठीक है। आप जानती हैं ये सारे हमारे क्या है, मौलिक अधिकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे अधिकार हैं तो हम कुछ भी करें, नहीं ऐसा नहीं है। सरकार जो है, अगर सरकार जो है ना, इस मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, कुछ स्थितियों पर प्रतिबंध भी लगा सकती है, ठीक है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन पर जो है प्रतिबंध लगाना ज़रूरी होता है, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये आपको इतना समझ लेना है अभी कि जो सरकार होती है वो मौलिक अधिकारों पर कुछ विशेष स्थितियों में प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। आइए सबसे पहला अधिकार हम समझने वाले हैं समानता का अधिकार, जिसको अक्सर हम समता का अधिकार भी बोला जाता है। समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि सभी को समान अधिकार है, ठीक है। सभी को समान क्या है भाई, रोजगार पाने में सभी को समान अधिकार है, ठीक है। कानून के सामने सभी समान हैं, ठीक है। कानून के सामने भी सभी समान है, ठीक है। चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति को मानने वाला हो, ठीक है। उसके धर्म के लिहाज से, उसकी जाति के लिहाज से, उसके लिंग के आधार पर, ठीक है, या उसके वर्ग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समानता के अधिकार में किया बताया गया। इसके अलावा समानता के अधिकार के अंतर्गत ही कुछ पदवियों, ठीक है, कुछ बुराइयों का अंत किया गया है, जैसे छुआछूत की समाप्ति, ठीक है। छुआछूत क्या था, ठीक है, आपको पता ही है छुआछूत में, ठीक है। तो छुआछूत की समाप्ति इसका एक उदाहरण है, ठीक है। समानता का अधिकार ये कहता है। इसके अलावा अवसर की समानता भी इसी में शामिल है। अवसर की समानता भी समानता के अधिकार का ही एक हिस्सा है कि भाई सभी को अवसर दिए जाएं, ठीक है। सभी को अवसर दिए जाएं, समान रूप से अवसर दिए जाएं, निरंतर अवसर दिए जाएं, ठीक है। अगला अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब आप पता ही है कि मतलब सभी को जो है स्वतंत्र रहकर जीने की आज़ादी है, सभी को जो है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, अपने भाषण, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारत में किसी भी हिस्से में रहने की, कोई भी पेशा चुनने की, कोई भी व्यापार करने की, जीने की, ठीक है, स्वतंत्रता है, ठीक है। ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक्स हमें दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी की किताब में, जैसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। बात आ गई समझ में, ये स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है, लेकिन इसे अलग दे रखा है, तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जीवन का अधिकार आपको पता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, ठीक है, अगर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, उसको मारा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जीने का अधिकार है, उसको जीवन जीने का, उसको व्यक्तिगत उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक है। और जीने के अधिकार में एक बात ये भी शामिल है कि जीने का अधिकार का मतलब क्या है कि सबको आजीविका का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, क्योंकि इन दोनों के बदले यानी आजीविका और आश्रय के बगैर जो है कोई बंदा जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए जीवन के अधिकार में इसको भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा जीने के अधिकार को किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को तभी छीना जा सकता है जब उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, ठीक है। मान लीजिए किसी ने अपराध किया तो उसके जीने का अधिकार को छीना जा सकता है, उसको फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। अक्सर देखते हैं ना, कोई अपराध करता है उसको फांसी दे दी जाती है, तो फांसी क्यों दी जाती है? क्योंकि उसने अपराध करा है, ठीक है, उसने किसी और की जीने की स्वतंत्रता का हनन करा, इसलिए उसके जीने की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया होती है, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही किसी की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो आप समझ गए अब वही कि जो मौलिक अधिकार है उनमें भी जो है क्या कर सकते हैं, विशेष स्थिति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें है। अगला टॉपिक है हमारा निवारक नज़रबंदी। अब ये निवारक नज़रबंदी क्या होता है? निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी समूह होता है, अगर पुलिस को या किसी अधिकारी को या सरकार को ऐसा शक हो रहा है, केवल शक हो रहा है, केवल डाउट हो रहा है कि ये जो समूह है या व्यक्ति जो है ये किसी आतंकवाद से संबंध रखता है, या ये जो है देश में घोटाला कर सकता है, भविष्य में इससे देश को खतरा हो सकता है, तो इस स्थिति में सरकार, अधिकारी या पुलिस क्या करते हैं कि उन बंदों को केवल शक की वजह से, डाउट की वजह से उनको जो है जेल में डाल देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं निवारक नज़रबंदी, कि बंदे ने कोई अपराध भी नहीं किया होता और केवल शक की वजह से उसको जो है पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया निवारक नज़रबंदी की। निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति या समूह को केवल शक की वजह से कि वो जो है घोटाला कर सकता है देश में या देश को उससे खतरा है, उसको जो है जेल में डाल देना, ठीक है, हालांकि उसने कोई अपराध नहीं किया होता।
इसके अलावा ये जो निवारक नज़रबंदी की ये जो अवधि है ना, या जो टाइम लिमिट है वो कितनी है, 3 महीने। यानी इतना ये जो निवारक नज़रबंदी है 3 महीने की है बस। 3 महीने से ज़्यादा की निवारक नज़रबंदी नहीं हो सकती। आप 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है तो, ठीक है। अगला है आरोपी के अधिकार। मान लीजिए किसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बेटा मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, जो एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, उसमें जो टॉपिक लिखे हैं वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और अगर आप रिवीजन करने बैठो तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। आरोपी के अधिकार क्या होते हैं? आरोपी के अधिकार क्या होते हैं? तो 3 अधिकार है बेसिकली आरोपी के। पहला अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से 12 अधिक सजा नहीं दी जा सकती। भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने कोई अपराध किया है, चोरी की है, एग्जाम्पल के तौर पर चोरी की है, तो चोरी के लिए मान लीजिए 1 साल सज़ा है, तो उसे 1 ही साल सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उसको 2 साल सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी एक ही अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा है, कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो कानून के लागू होने से पहले किया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। भाई मान लीजिए, इसे आप समझिए, ध्यान से समझिए। भाई मान लीजिए कोई भी काम था, वो काम गैर कानूनी नहीं था, ठीक है। अभी कोई किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, लेकिन उसको जो है बाद में गैर कानूनी घोषित कर दिया, उसी काम को गैर कानूनी बाद में घोषित करा। तो अब बाद में जो घोषित करा ना, उसने पहले करा है, ठीक है। इसलिए उसने पहले करा, यानी घोषणा होने से पहले, उसने घोषणा होने से पहले वो काम करा है, ठीक है। अभी वो पहले कैसा था, वो पहले कानूनी रूप से सही था, लेकिन बाद में उसे गैर कानूनी बताया। तो अगर उसने पहले कर दिया तो उसे इसके लिए जो है अपराध नहीं बताया जा सकता, इसको अपराध नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति है, उसको खुद अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम अपने खिलाफ जो है साक्ष्य दो, विटनेस दो, ठीक है। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, देखिए हमारा जो देश है आप जानती हैं विकासशील देश है, ठीक है। यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे दलित लोग भी रहते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, ठीक है, छुपे हुए लोग हैं, ठीक है, पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, इन वंचित लोगों का, गरीब लोगों का, परेशान लोगों का क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि इनको जो है कम मजदूरी पर रख लेते हैं और इनसे खूब ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, खूब ज़्यादा इनसे क्या करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, यानी इनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक अन्य शोषण भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मानव को यानी इंसानों को बेचते हैं और इंसानों को खरीदते हैं। आपने तो और मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता भी है, ठीक है। अब होता है पता नहीं, लेकिन होता है, ठीक है, कि इंसानों को बेचा जाता है और इंसानों को खरीदा जाता है। तो यानी बाल व्यापार, मानव का व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, मानव का शोषण हो रहा है। इन दो शोषण का जो अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस अधिकार में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। ये अधिकार जो है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है इन दोनों प्रकार के शोषणों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक चीज़ और शामिल है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको जो है किसी काम में लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर उनको, क्योंकि उनकी उम्र जो है शिक्षा लेने की है, उनको जो है शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर वो 14 वर्ष से कम उम्र में शिक्षा हासिल करने के बजाय काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको शोषण के विरुद्ध के अधिकार भी शामिल किया जाता है। तो ये हमारी पहली वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आगे के टॉपिक्स जो बचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में क्वेश्चंस आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसकी जो है सेकंड वीडियो भी देखें। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाए, और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा ना उस वीडियो में, ताकि वो भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने टॉपिक वाइज समझाया, ठीक है। कोई भी फिर भी डाउट अगर रह गया हो तो आप